तो कक्षा 10वीं के छात्र लगातार से कमेंट कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारा 10 दिसंबर का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर के आई। तो देखिए इस तरीके से आपका ये पैटर्न रहने वाला है पेपर का, क्योंकि ओपन बोर्ड आपकी पेपर बना रहा है और इस तरीके से वो पैटर्न देता है जो कि आपका रहता है। देखिए पूरे क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको ये मॉडल पेपर कंप्लीट करवाने वाला हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि मैंने आपकी हिंदी की तैयारी करवाई थी, अभी देखिए मैंने हिंदी का पूरा सॉल्यूशन डाल दिया, आप अपना मिलान कर लेना, वो वीडियो देख लेना, है ना। तो देखिए इसका हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे 1 से लेकर के 23 तक के सभी उत्तर का, है ना। देखिए यहाँ पर रहेगा, सबसे पहले निर्देश पर ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। देखिए इस तरीके से प्रश्न के अंक दिए गए हैं, ये रहेंगे सारे, ये दिए गए हैं। अगला कहता है कि 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है, ये पूरे पढ़ लीजिएगा आप। अगला कहता है कि यह प्रश्न के पत्र केवल अभ्यास हेतु एक नमूना है, इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं आपके क्वेश्चन किस तरीके से दिए गए हैं। तो देखिएगा यहाँ पे सही विकल्प के रूप में सबसे पहले क्वेश्चन दिए गए हैं, हम थोड़ा सा जूम कर लेते। तो देखिएगा आपके क्वेश्चन आ जाते हैं सही विकल्प में। 6 नंबर के आपके सही विकल्प आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। भाई देखिए मैंने क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कंप्लीट करवाया हुआ है, वीडियो पूरा देख लेना, बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। देखिए सोपानी खेती कहाँ पे, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड में की जाती है। इसका आंसर क्या है, उत्तराखंड लगा लेना है। अगला क्वेश्चन है काली मृदा किस राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, झारखंड में। तो ये हमारी महाराष्ट्र में पाई जाती है, MH इसका आंसर लगा लेना, जहाँ पे अच्छी कपास की खेती होती है। आगे है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई थी। तो सन 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना जो है स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट हमारा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। 5 मार्च 1931 को, 3 मार्च 1932 को, 4 मार्च 1930 को, 2 मार्च 1933 को। इसका आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को ये गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है। तो 21 भाषाओं को, क्योंकि देखिए इसमें कहा गया कि हिंदी के अलावा, यानी कि हिंदी एक भाषा अलग हो गई, और कितनी भाषाओं को, है ना, हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं, तो 21, और 21 और एक टोटल 22, तो 22 टोटल भाषाएं 8वीं अनुसूची में दर्ज की गई हैं, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारा भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो पंजाब है, हरियाणा है, केरल है या कर्नाटका है। तो इसका आंसर रहेगा आपका केरल। सब साक्षरता की भी बात की जा रही है तो केरल का सबसे ज़्यादा इसमें जो है योगदान है। ये रहेगा हमारा यहाँ तक क्वेश्चन आंसर का पूरा यहाँ पे कंप्लीट है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आपका 6 अंक के 6 अंक के रहेंगे ये पूरा, है ना। पहला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील खालिस्तान है। तो कौन सी है कृत्रिम झील भारत की सबसे बड़ी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे गोविंद सागर झील, है ना। गोविंद सागर झील आपको आंसर लगा लेना है, कृत्रिम झील की बात कर रहा है, गोविंद सागर झील, यही आपको इसका आंसर लिख देना है ना। नेक्स्ट आ जाता है कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में कहा जाता है। तो कर्तन दहन प्रणाली को छत्तीसगढ़ में बेवर कहा जाता है। क्या, बेवर, उत्तर लिख लेंगे। आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक सुरक्षित एवं गहरा बंदरगाह भाई विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश से आपको याद आ गया होगा यहाँ पे, क्या, विशाखापट्टनम, ये उत्तर में लिख लीजिएगा। और आपने अभी तक अगर अपने दोस्त के साथ वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने खास दोस्तों को वीडियो जरूर से भेज दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी बहुत तेजी से फैली। तो रेंडर पेस्ट, मैंने ये कंप्लीट करवाया था आपको, है ना, रेंडर पेस्ट, ये रहेगा आपका इसका उत्तर। इसको इस तरीके से आपको लिख लेना है ना, रेंडर पेस्ट, मैंने बोल दिया ना, लिख लीजिएगा। अगला है समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया कि समान कार्य के लिए, है ना, मतलब देखिए समान मजदूरी है, समान कार्य करे तो क्या, समान वेतन दी जानी चाहिए। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, समान वेतन दी जाएगी। क्या, समान वेतन। इसके बाद है औसत आय को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। क्या कहते हैं औसत आय को, प्रति व्यक्ति आय। इसका आंसर ये कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन सत्य असत्य के रूप में, जो कि 6 नंबर के आपके आने वाले हैं। यहाँ पर रहेगा पहला सत्य असत्य, किसको एशिया, देखो टिस्को है यहाँ पे, टिस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे जो है सत्य हो जाएगा, है ना, सत्य रहेगा आपका ये। अगला क्वेश्चन है कृषि और उद्योग, कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल से सत्य रहेगा, क्योंकि कई उद्योग ऐसे हैं जो कि कृषि आधारित उद्योग हैं। अगला है स्मिथ फील्ड में
लंदन का सबसे पुराना बाजार कपड़ा बाजार था, मतलब स्मिथ फील्ड में जो है लंदन का सबसे पुराना बाजार था, कौन से कपड़े वाला बाजार था वो सबसे पुराना, तो ये आपका असत्य रहेगा क्योंकि ये नहीं था। नेक्स्ट हमारा रहेगा मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे, तो ये आपका सत्य रहेगा, इसके बारे में मैंने क्वेश्चन करवाए थे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसका गठन कब हुआ था, 1885 में, तो ये भी सही रहेगा। अगला है लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, तो ये भी हमारा सत्य रहेगा। इस तरीके से आपका दूसरे नंबर का सत्य है, तीसरे नंबर का, बाकी आपके सारे सत्य हो जाते हैं, ये याद रखना सारे के सारे। इसके बाद हम देख लेते हैं आपके आगे के प्रश्न जो कि आपके सही जोड़ी के रूप में दिए गए हैं, देख सकते हैं कॉलम आ और बा में दी गई हैं। गुलामगिरी, तो इसकी जोड़ी आपको मिला लेनी है ज्योतिबाई फुले से, है ना, यहाँ पे इसकी जोड़ी मिला लीजिएगा। अगला है हमारा इंग्लैंड, तो इंग्लैंड की जोड़ी आपकी ईसाई धर्म से मिल जाएगी। इंग्लैंड में कौन सा धर्म है, ईसाई धर्म है। अगला है रिपब्लिकन पार्टी, तो अमेरिका की जो पार्टी है वो रिपब्लिकन पार्टी है, तीसरे नंबर का। अगला है सरकार का बेहतर रूप, तो जो लोकतंत्र में है सरकार का बेहतर रूप देखने को मिलता है ना, ये 4 की मिल जाएगी। इसके बाद है पांचवा लोकतंत्र उत्तरदायी है, लोकतंत्र किसके लिए, जिम्मेदार और वैध शासन के लिए उत्तरदायी है। और 100 दिवस की रोजगार की गारंटी मनरेगा के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो इस तरीके से हमारी सही जोड़ियां, सत्य असत्य, सही विकल्प और आपकी रिक्त स्थान होते हैं कंप्लीट। चलिए हम देख लेते हैं आपके आगे के क्वेश्चन। उससे पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना, अपने प्रिय मित्र के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है डॉक्टर, वकील, शिक्षक, मजदूर आदि की सेवाएं किस क्षेत्र में आती हैं, तो ये तृतीयक क्षेत्र, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है ना। देखिए सेवाओं की बात की जाए जिसमें उसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं या फिर तृतीयक क्षेत्र, इसका उत्तर आप लिख दीजिएगा, आपका बिल्कुल आपको नंबर मिलेगा। तृतीयक क्षेत्र, ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है। देखिए करेंसी नोट कौन जारी करता है, सभी को पता है कि आरबीआई जारी करता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर है, पूरा का पूरा कंप्लीट है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, अगले पेज में हम क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला पेज आपका कहता है कि 3rd नंबर का क्वेश्चन, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की थी और किसने की थी, तो सन 1976 में, 1976 में एक इंसान ने, किसने, मोहम्मद यूनुस ने, मोहम्मद, बांग्लादेश की बात कर रहा है ना, मोहम्मद यूनुस, इस तरीके से इसका उत्तर लिख लीजिएगा। अगला है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश को क्या कहते हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब निवेश करती हैं तो उसे हम एफडीआई कहते हैं, एफडीआई, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है ये, है ना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसको याद रखिएगा। अगला है आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहते हैं, तो ये इसे संक्षेप में ICT कहते हैं। अगला रहेगा आपका विश्व व्यापार संगठन का ध्येय वाक्य क्या है, तो इसका मैं लिख देता हूँ, पूरा आपको कंप्लीट कर लेना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जल्दी से, ये आने वाला क्वेश्चन है। देखिए इसका रहेगा आपका व्यापार विवादों को सुलझाना और वैश्विक व्यापार को सुगम बनाना, ये क्या है, ये विश्व व्यापार संगठन का ध्येय वाक्य है। इसको बिल्कुल से यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ये आने वाला है। अगला आपका 6 नंबर का प्रश्न आ जाता है मृदा अपरदन के, है ना, मृदा अपरदन से क्या आशा है, 2 नंबर में पूछा जाएगा आपका। इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, साथ में पूरे आंसर हम कंप्लीट करेंगे, है ना। अथवा में कहता है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए कौन से 2 कदम उठाने चाहिए, एक तो भाई सोपानी खेती की जानी चाहिए और वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। 7वें नंबर का है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर रहेगा 6वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, जिसमें कहा गया है मृदा अपरदन। देखिए मृदा अपरदन से क्या आशय है, मृदा अपरदन क्या है भाई, तो पूरा आपके सामने आंसर दिया गया है, इसको आप थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिएगा। ये रहेगा, मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको ठीक तरीके से दिखे। ये आपके सामने आंसर कंप्लीट दिया गया है, देखिए आप दिख रहा होगा ना, ये रहेगा। मृदा अपरदन का अर्थ है मृदा यानी कि मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है वो जल से, वायु से या फिर अन्य मानवीय क्रियाओं से या फिर किसी भी कारण से हट जाती है, वो मृदा का क्षरण कहलाता है, अपरदन कहलाता है। अथवा में क्वेश्चन था कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, तो वृक्षारोपण किया जाना चाहिए और सोपानी खेती, सीढ़ी नुमा खेती की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन था हमारा जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। अथवा में है कि भारत की, है ना, भारत की एक खाद्य फसल का नाम लिखिए और यहाँ यह पैदा की जाती है, जहाँ पैदा की जाती है उन क्षेत्रों के नाम भी लिखिए, है ना। तो 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं।
जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है क्योंकि यह चमकदार और सस्ता और टिकाऊ होता है ना, और इससे कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। अथवा में क्वेश्चन था खाद्य फसल और उनके उत्पादन क्षेत्र। तो फसल क्या है? गेहूं, और उत्पादन क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और यूपी। इस तरीके से लिख दीजिए, और भी कई फसलों के नाम आप लिख सकते हैं। अगला आ जाता है कि आधारभूत उद्योग से क्या आशा है? अथवा में कहता है कि भारत में कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? तो देखिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आधारभूत उद्योग से क्या आशा है? तो आधारभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो अन्य उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी सामग्री प्रदान करते हैं, जैसे इस्पात उद्योग हो गए, है ना। और अथवा में कहता है कि भारत के कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं? तो भाई जूट उद्योग हो गया आपका, है ना, कपास उद्योग हो गया और चीनी उद्योग हो गया। ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके कृषि आधारित उद्योग, खेती पे आधारित होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 9वें नंबर का, कहता है क्वेश्चन ये रहेगा, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में है प्रधानमंत्री सड़क योजना से क्या आशा है? तो आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर रहेगा। ये स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर दिया गया है। देखिए स्थानीय व्यापार कहाँ पर होता है? एक ही देश के भीतर होता है, मतलब स्थानीय स्तर पर होता है। ये क्या होता है? दो देशों के बीच होगा, है ना, दो देशों के बीच आदान प्रदान होगा चीज़ों का, है ना, आयात निर्यात होगा। और स्थानीय व्यापार में मुद्रा विनिमय की आवश्यकता नहीं होती है, मुद्रा के विनिमय की आवश्यकता होती है, इसमें तो पैसा चाहिए ही चाहिए। अगला रहेगा आपका अथवा वाला था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का है। तो देखिए इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख जो है सड़कों को जो प्रमुख सड़कों से जोड़ना है, मतलब जैसे हाईवेज होते हैं उनको गांव से जोड़ना है। प्रधानमंत्री सड़क योजना का प्रमुख एक कार्य हो जाता है, उद्देश्य हो जाता है। अगला हमारा रह जाएगा क्वेश्चन 10 नंबर है, जॉल बेरिन क्या है? 2 नंबर का प्रश्न है। अथवा में कहता है नेपोलियन संहिता से क्या आशय है? देखिए 10 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर रहेगा। नेपोलियन संहिता ये रहेगी। नेपोलियन संहिता कानून का एक संग्रह है जिसे संपत्ति के अधिकार, समान नागरिक कानून और धार्मिक स्वतंत्रता को कानूनी रूप दिया है नेपोलियन संहिता ने। और अगर अथवा में क्वेश्चन था आपका, ये अथवा का ही दिया गया है ना। और जॉल बेरियन का, सॉरी हाँ देखना भूल गए हम, ये रहेगा आपका जॉल बेरियन का, तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ये रहेगा आपका 10वें का उत्तर। इसके बाद 11 नंबर का प्रश्न था आपका, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया? तो चोरी चोरा कांड की हिंसा के कारण, है ना। चोरी चोरा कांड आपने पढ़ा है अच्छी तरीके से। कब घटना हुई थी? 1922 को, है ना, 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी, याद रखना। और ये इसी की हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया गया। ये है आपका अगला क्वेश्चन, रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट को जो क्या था या कब बना था? तो इसका आंसर हम आपकी स्क्रीन पर दिखाएंगे। ये रहेगा, रोलेट एक्ट एक दमनकारी कानून था जो कि सरकार को बिना किसी मुकदमे को ऐसे ही किसी को गिरफ्तार करने का जो है एक तरीके से अधिकार देता था, है ना। और ये वर्ष 1919 में आया था। इसका याद रखना, इस पर टिप्पणी याद कर लेना। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, कॉर्न लॉ से क्या आशा है ना। कॉर्न लॉ ये अनाज से संबंधित एक नियम है ना। अथवा में कहता है आयात शुल्क से क्या आशा है? आयात शुल्क जो मतलब कोई भी वस्तु हम विदेश से लाते हैं, बाहर से लाते हैं, उस पर टैक्स लगता है, वो है आयात शुल्क, है ना। तो देखिए रहेगा, कॉर्न लॉ 19वीं सदी में ब्रिटेन में लागू कानून थे जो कि अनाज की आयात पर भारी शुल्क लगाते थे, बहुत टैक्स लिया जाता है ऐसे में। आयात शुल्क में भी ऐसा ही है, अगर हम देश से बाहर से कोई वस्तु मंगवाते हैं तो उस पर जो है टैक्स लगेगा, है ना, आयात कर लगाया जाएगा। कर है यहाँ पर नहीं है, कर है। अगला है आपका 13 नंबर का है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है और यह कब बना था? अथवा में है गाथा गीत से क्या आशा है ना। तो ये रहेगा आपका यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न। तो 13 का उत्तर आपका दिया गया है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है? तो 1878 में देखिए लॉर्ड लिटन, ये अंग्रेज जो थे, इन्होंने क्या किया, एक ऐसा कानून बनाया जो कि भारतीय जो प्रेस थे, भारतीय जैसे न्यूज़ चैनल कहें, भारतीय जो उस समय क्या कहते थे, वो अखबार वगैरह छापते थे, तो उनके लिए, उन प्रेस पर नियंत्रण करने के लिए, भारतीय मतलब सभी लोगों तक ये चीज़ें ना पहुँचे, है ना, भारतीय भाषाओं में उनका जो है प्रसारण ना किया जाए, उन्हें केवल अंग्रेजी भाषा में किया जाए, ऐसा एक जो है प्रेस एक्ट था, नियम था एक तरीके का, है ना, प्रेस एक्ट। और अथवा में क्वेश्चन था गाथा गीत क्या है? तो इसको याद कर लेना है। गाथा गीत वे लोकगीत होते हैं जो वीरता या ऐतिहासिक घटना का वर्णन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 13 कंप्लीट हो गया। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर रहेगा सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन, है ना, सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या है? अथवा में कहता है क्षैतिज, सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या है? तो आपके सामने इसका आंसर रहेगा, देखिए ये रहेगा 14 का उत्तर, ये रहेगा यहाँ पे 14 का आंसर। अथवा शायद दिया गया है सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन, है ना, विभाजन विभिन्न स्तरों, जैसे केंद्र सरकार होगी, स्थानीय सरकार होगी, राज्य सरकार होगी, इनके बीच जो है अधिकारों का बंटवारा होता है। तो यही क्या है, सत्ता का
ऊर्ध्वाधर विभाजन है। और सत्ता का क्षैतिज बंटवारा किस तरीके से, सत्ता का क्षैतिज बंटवारा सरकार के 3 अंगों में किया जाता है, जैसे कि विधायिका है ना, सरकार के 3 अंग हैं प्रमुख, कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनमें जो है सत्ता का क्षैतिज बंटवारा किया गया है। ऊर्ध्वाधर कहाँ पे, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर होता है। क्षैतिज बंटवारा होता है इन तीनों में, है ना, सरकार के ये अंग होते हैं अलग से। आपका 15 नंबर का प्रश्न है, राजनीतिक दल, है ना, राजनीतिक दल के किन्हीं दो राजनीतिक दलों के नाम लिखिए। भाई आपको पॉलिटिकल पार्टीज के नाम लिखने हैं, फिलहाल में जो पार्टी है उनके भी लिख सकते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं, शपथ पत्र से क्या आशा है अथवा में। 16 नंबर का प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, अथवा में कहता है सेवक क्षेत्र क्या है, उदाहरण देकर के समझाइए। तो चलिए देख लेते हैं हम आपका 15 और 16 का उत्तर साथ में। देखिए ये रहेगा आपकी स्क्रीन पर। 15 का उत्तर, राजनीति दल जो होते हैं वो नागरिकों के एक संगठन होते हैं जो कि चुनाव लड़ने और सरकार चलाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अभी के हिसाब से देखिए, राष्ट्रीय दल कौन से हो गए, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, ये रहेंगे आंसर आपके। अथवा में क्वेश्चन पूछा गया था शपथ पत्र क्या होता है, तो ये आपका दिया गया है, शपथ पत्र जो है लिखित दस्तावेज होता है एक तरीका का, जो व्यक्ति अपने द्वारा दी गई जानकारी की सच्चाई की कानूनी पुष्टि करता है। अगला आ जाता है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसी स्थिति है जिसमें लोग कार्यरत तो होते हैं लेकिन उनकी मेहनत का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे कंप्लीट कर लेना, जैसे कि उदाहरण के लिए कर सकते हैं, जैसे कोई खेत है, वहाँ पे 5 लोगों की आवश्यकता है लेकिन जो है 10 लोग ही काम कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या है, एक तरीके की प्रच्छन्न बेरोजगारी है। 5 लोग वो काम कर सकते हैं लेकिन फिर भी 5 अलग से लगे हुए हैं, है ना, तो क्या है, एक प्रकार की प्रच्छन्न बेरोजगारी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, सेवा क्षेत्र क्या है, उदाहरण देकर के समझाइए। यहाँ पे आंसर आपका दिया जाएगा सेवा क्षेत्र के बारे में, ऐसी वस्तुएं जो कि उत्पादन करने के बजाय सेवाएं प्रदान करती हैं। जैसे डॉक्टर हैं तो वो डॉक्टर आपको दवाई तो बनाकर नहीं देते, तो वो तो एक तरीके की सेवा दे रहे हैं, है ना। शिक्षक हैं, वो आपको यहाँ पे क्या करते हैं, शिक्षा की सेवा देते हैं, है ना, तो ये क्या है, ये सेवाएं कहलाती हैं, सेवा क्षेत्र यही कहलाता है। तो इस तरीके से बैंकिंग, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, तो ये क्या है, ये एक तरीके की सेवा क्षेत्र है, ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 17 नंबर का, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, उदाहरण देकर के आपको समझाना है इसकी। अथवा में है मुद्रा क्या है, इसके 2 कार्य लिखिए। तो देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली को तो सभी लोग जानते हैं और हमने पढ़ रखा है, इससे ऑब्जेक्टिव आपका आना ही आना है। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, वहाँ पे देखिए हम पैसे वैसे का कुछ काम नहीं है, एक दूसरे से वस्तुओं का, चीज़ों का जो है आदान प्रदान करते हैं। जैसे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो आपके पास है, और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है वो मेरे पास है, तो हम अदला बदली कर लेंगे, मतलब एक दूसरे से आदान प्रदान कर लेंगे, यही जो है वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। अथवा में क्वेश्चन कहता है मुद्रा क्या है, तो मुद्रा क्या होती है, वस्तुओं को खरीदने का, है ना, क्रय विक्रय का एक साधन है मुद्रा। इसके कार्य क्या होते हैं, मूल्य का मापन करता है और विनिमय का एक माध्यम है ना, इसको याद कर लेना। और अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 18 नंबर का प्रश्न, जो कि आपका कहता है कि भारत में चनों के कितने भागों में बांटा गया। चनों को, भाई चनों की बात कर रहा है, काबुली चना आपने खाया है, देसी चना, 2 प्रकार के चनों को बांटा गया है भारत में, इसको आपको समझाना है। तो 2 तरह के चने हैं भारत में, काबुली चना, देसी चना। काबुली चना जो है हल्के रंग और बड़े आकार का चना होता है इसमें जो होता है, और देसी चना होता है छोटे गहरे रंग का चना होता है। अगला अथवा में क्वेश्चन था, मानवीय क्रियाओं से किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति है, जाति है और प्राणी जगत जो है, मतलब पर्यावरण को किस तरीके से मानव जाति नुकसान पहुंचा रही हैं, मानव क्रियाएं नुकसान पहुंचा रही हैं। अपने विचार आपको इसमें लिखने हैं, तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपके उत्तर ये रहेगा, है ना। आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आप लोगों की प्री बोर्ड की परीक्षा की तैयारी और बोर्ड की परीक्षा की तैयारी यहाँ पे अच्छी तरीके से मैं करवा सकूं, है ना। तो सब्सक्राइब कर लेना और जुड़ जाना। देखिए मानवीय क्रियाओं से प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जगत को नुकसान किस तरीके से, वनों की कटाई की जा रही, प्रदूषण हो रहा है, भूमि का अतिक्रमण, तो ये सारी आप लिख दीजिएगा समस्याएं और ये कंप्लीट रहेगा। नेक्स्ट है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए, है ना। तो स्पिनिंग जेनी पर हमले क्यों किए थे, कारण सहित आपको लिखना है। तो रोजगार का संकट था, तो इस कारण उन्होंने हमला कर दिया, और आर्थिक जो है असुरक्षा था, असुरक्षा का भी अनुभव था उन्हें, और शोषण किया जा रहा था, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, स्पिनिंग जेनी पर उन्होंने हमले कर दिए। इस तरीके से आंसर लिख दीजिएगा। अथवा में है, स्टेपलर, फूलर और कार्डिंग का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो स्टेपलर क्या होता है, देखिए ऊन को वर्गीकृत करने और उसकी गुणवत्ता जांचने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम स्टेपलर कहते हैं। और फूलर क्या होता है, ऊन के कपड़े से तेल और गंदगी हटाने वाला जो व्यक्ति होता है उसे फूलर कहते हैं। तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, ये रहेंगे कार्डिंग, फूलर, स्टेपलर। अथवा इसके बाद 20 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपका, संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं। देखिए
संघीय समवर्ती सूची को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। 20 नंबर के प्रश्न है। अथवा में कहता है भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है, उदाहरण देकर के लिखिए, है ना। भारत में केंद्र और राज्य में मतलब दो सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इनमें विधायी शक्तियां अलग अलग हैं, मतलब दोनों को समान अधिकार प्राप्त नहीं है, किसी को कुछ है, मतलब केंद्र को ज़्यादा शक्तियां हैं ना, तो किस तरीके से इनको बांटा गया है ये आपको लिखना है, संघीय और यहाँ पे दोनों सरकारों के बारे में। तो ये रहेगा आपके 20 नंबर के प्रश्न का उत्तर। देखिए संघीय शासन व्यवस्था में क्या एक उपलब्धि हो जाती है, यहाँ पे दोहरी सरकार होती है, मतलब केंद्र में अलग सरकार होती है, राज्य में अलग होती है, और लिखित संविधान हमारे पास होता है, और संविधान की सर्वोच्चता होती है, मतलब जो संविधान में कानून है वही देश में मान्य रहेंगे। इसके बाद है केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच क्या विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो एक तो संघ सूची विभाजन किया गया है, जैसे संगठित सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, है ना। तो समवर्ती सूची के अकॉर्डिंग शिक्षा आती है, इसको याद रखना, इससे ऑब्जेक्टिव आपके में आता है ना। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा जाता है, समवर्ती सूची, याद रखना। और आगे आ जाता है आपका 21 का उत्तर। इससे पहले क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के 4 कारण लिखिए। ये क्वेश्चन आपका रहेगा 4 नंबर में। इसके बाद अथवा में कहता है कि समाचार पत्रों के लिए, है ना, आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पर और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर करनी है, हत्याकांड पर, है ना। इन दोनों के बारे में मतलब कह लो कि टिप्पणी आपको तैयार करनी है। देखिए तो किस तरीके से लिखेंगे, 21 का उत्तर लिखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के 4 कारण यहाँ पर दिए गए हैं, इनको याद कर लेना। इसके बाद आ जाता है रिपोर्ट तैयार करनी थी आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन पर और जलियांवाला बाग हत्याकांड पर, मतलब आपको एक तरीके से उसे रिपोर्ट बनाते हुए बोलना है, लिखना है किस तरीके से कि वो न्यूज लगे, है ना, अखबार की न्यूज लगे लिखी हुई, इस तरीके से लिखना है। तो इस तरीके से दोनों का आंसर दिया गया है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन मतलब 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है हमारा, लास्ट सेकंड है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, ऐसे प्रभावित करने वाले 4 कारकों को समझाइए। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आपका लास्ट पेज पे आ जाता है, परिवहन एवं संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं, उक्त उदाहरण देकर के समझाइए। इस कथन पर अपने विचार भी स्पष्ट कीजिए। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे 22 नंबर के प्रश्न का उत्तर। पहले क्वेश्चन में था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान, आयात निर्यात ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इसका आंसर रहेगा। और इसे प्रभावित करने वाले 4 कारक हो जाते हैं भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विनिमय दर, ये सारे कर लीजिएगा। इसके बाद अथवा में क्वेश्चन था परिवहन और संचार के साधनों का महत्व, तो इस तरीके से इसका आंसर दिया गया है, इसे कंप्लीट कर लेना। अगला था आपका, देखिए भारत के मानचित्र में निम्न में से किन्हीं 4 को दर्शाइए। बहुत सारे दिए गए हैं आपको, सिंगरौली, नामरूप, कटनी, अमरकंटक, है ना। अमरकंटक हो गया, जैसे बालाघाट हो गया, कटनी हो गया, सिंगरौली, ये तो अपने ही मध्य प्रदेश में है ना। तो इन्हें आप अच्छी तरीके से करना सीख लीजिएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले इंग्लिश के पेपर के लिए मैं आपकी तैयारी करवा सकूं, विज्ञान संस्कृत, है ना। तो जाकर के वीडियोस देखो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।